प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीए पाठ द्वितीय में सेकंड पेपर में बी ऑप्शन के अंतर्गत यूनिट सी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम 3 वीडियो में महात्मा गांधी के अलग अलग आर्थिक विचारों का अध्ययन कर चुके हैं। महात्मा गांधी के जीवन परिचय के संबंध में, उनकी उच्च शिक्षा और राष्ट्रपिता बनने तक के उनके सफ़र के बारे में भी हमने प्रथम वीडियो में पहले बताया है। अब हम देखते हैं गांधी जी के आर्थिक विचारों में स्वदेशी का क्या महत्व है। स्वदेशी गांधी जी के सत्याग्रह की उपज है। स्वदेशी एक रचनात्मक कार्य है। गांधी जी ने स्वदेशी को कामधेनु बताया है, जो हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है तथा हमारी कठिन समस्याओं को दूर करती है। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से जन जागृति पैदा की व भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का इसे एक अंग बनाया। भारतीय संदर्भ में गांधी जी ने चरखा और खादी को स्वदेशी पर आधारित अर्थशास्त्र के 2 प्रभावशाली प्रतीक बताया। गांधी जी के अनुसार स्वदेशी एक सार्वभौम धर्म है, जिसका अर्थ है निकटतम उपलब्ध संदर्भों के प्रति कर्तव्यों का पालन प्रारंभ करके धीरे धीरे कर्तव्यों को व्यापक बनाए जाने की भावना। इस प्रकार स्वदेशी में दूसरों के प्रति द्वेष का भाव नहीं है। यह तो केवल इस बात की विनम्र स्वीकृति है कि व्यक्ति की कर्तव्य पालन की क्षमताएं सीमित हैं। स्वदेशी के माध्यम से व्यक्ति अपने समर्पण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सीमित करके अपने पास पड़ोस व ग्राम की सेवा का व्रत लेता है। इस प्रकार यह स्वदेशी की भावना अंततः सारे संसार में फैल जाती है। इस स्वदेशी की भावना को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में देखें और तुलना करें तो पाएंगे कि गांधी जी व्यष्टि यानी माइक्रो संदर्भ में बल देते हैं और व्यक्ति एवं उसके आसपास के वातावरण के योगदान में महत्वपूर्ण मानते हैं, जिससे कि सभी व्यक्तिगत इकाइयाँ सुदृढ़ होकर धीरे धीरे समग्र को मजबूत बनाती हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि जब पहले हमने व्यक्तिवाद की चर्चा करी थी, उसी से मिलता जुलता विचार भी स्वदेशी का ही है। गांधी जी ने बताया कि स्वदेशी धर्म विदेशी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि यह सर्वदेशी भी नहीं है। स्वदेशी का पालन करके विदेशी के प्रति घृणा या द्वेष का कोई महत्व नहीं है। उनके अनुसार जो चीज़ देश में नहीं बन सकती, उसे विदेश से मंगाने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा करने पर स्वदेशी के विचार का विरोध नहीं होता है। गांधी जी ने जो चरखा और खादी को विशेष महत्वपूर्ण बताया, उसके अनुसार आप चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कताई जरूर सीखिए। यदि मुद्रा की आवश्यकता है तो श्रम का मूल्य भी प्राप्त कीजिए, अन्यथा यह मानकर चलिए कि 1 घंटे का श्रम आपने राष्ट्र को उपहार स्वरूप प्रदान किया है। स्वयं बुनाई सीखिए, चाहे उसका उद्देश्य मनोरंजन हो या वस्तु की देखभाल करना ही क्यों न हो। वर्तमान हस्तकरघे में सुधार कीजिए, चरखे में भी सुधार कीजिए। यदि आप धनी हैं तो उन लोगों के लिए धन की व्यवस्था कीजिए जो कि ऐसा कर सकते हैं। इस प्रकार
के कपड़े से अपने मित्रों को अवगत कराइए तथा उन्हें यह विश्वास दिलाइए कि तुम्हारी बहनों द्वारा बुनी हुई खादी में अधिक कला व मानवीयता है। यदि आप एक माता हैं तो अपने बच्चे को अधिक स्वच्छ व राष्ट्रीय संस्कार दीजिए तथा उन्हें खादी के सुंदर कपड़े पहनाइए जो कि लाखों भारतीयों को उपलब्ध हैं, जिनका कि आसानी से उत्पादन किया जा सकता है। गांधी जी ने औद्योगिकरण का पुरजोर तरीके से विरोध किया। गांधी जी ने औद्योगिकरण के कई गंभीर परिणाम गिनाए, जैसे कुछ हाथों में पूंजी व शक्ति का केंद्रीयकरण, परजीविता में वृद्धि यानी धनी व मध्यम वर्ग की कार्यकारी या सेवा वर्ग पर आश्रितता, शहरों की ग्रामीणों पर आश्रितता, औद्योगिक राष्ट्रों की कृषि राष्ट्रों पर आश्रितता। परंतु वर्तमान समय में हम पाते हैं कि धनी वर्ग मध्यम वर्ग की कार्य पर आश्रितता नहीं करता, बल्कि वह उनका शोषण करता है। पूंजीवादी सभ्यता का जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, पूंजी अधिक शक्तिशाली हो रही है और वह श्रमिकों का शोषण कर रही है। इसको हम वर्तमान संदर्भ में अचानक आए लॉकडाउन के माध्यम से समझ सकते हैं कि जिन लोगों के पास अधिक धन था या पूंजी थी, वह प्रभावित कम हुए और मजदूर वर्ग को कारखाने बंद होने की वजह से एवं सरकार द्वारा कम समय में जनता की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रूप से साधन उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण नुकसान हुआ। एक और सरकार द्वारा जो साधन उपलब्ध कराए गए वह प्रत्येक व्यक्ति तक समय पर नहीं पहुंच पाए और उनमें एक असंतोष या एक ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि उनका समाज में कोई साथी नहीं है और उन्हें हजारों किलोमीटर तक की पैदल यात्रा भी करनी पड़ी। इसलिए गांधी जी का यह विचार उस समय के अनुसार उचित प्रतीत होता है, परंतु वर्तमान संदर्भ में धनी और मध्यम वर्ग की सेवा वर्ग पर जो आश्रितता है उसका पूंजी की दृष्टि से उतना महत्व नहीं है, हालांकि श्रम की दृष्टि से अधिक महत्व है। श्रम व पूंजी के मध्य संघर्ष को उन्होंने प्रमुखता से बताया है, जो सदैव से चला आया है। धनी व निर्धन के मध्य बढ़ता हुआ अंतराल और चकाचौंध कर देने वाली असमानताएं गांधी जी के समय पर भी थी और वर्तमान समय में यह और तीव्रता से लागू हो गई हैं। वाणिज्यीकरण का घातक विस्तार, जहां एक ओर तो भौतिकवादी चाह है तो दूसरी ओर युद्ध की विभीषिका। श्रम का अर्थशास्त्र। गांधी जी ने श्रम के अर्थशास्त्र पर पर्याप्त बल दिया है, जिसका हम 3 बिंदुओं के अनुसार चर्चा करेंगे। पहला, श्रम की प्रतिष्ठा। गांधी जी के अनुसार श्रम उत्पादन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। श्रम साधन व साध्य दोनों है। गांधी जी ने अपने आर्थिक विचारों में श्रम को उच्च स्थान प्रदान किया है। उनके लिए श्रम की महत्ता आर्थिक व्यवस्था का मूलभूत तत्व है। गांधी जी के अनुसार जिसे अहिंसा पालन करना है, सत्य की आराधना करनी है, ब्रह्मचर्य को स्वाभाविक बनाना है, उसके लिए तो श्रम रामबाण का काम देता है। काम करना हमारी अभिरुचि का विषय है। गांधी जी का कथन था कि हम अपने शरीर रूपी अमूल्य जीवित मशीन को तो नष्ट कर रहे हैं, वे उसके स्थान पर निर्जीव मशीनों के प्रयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस प्रकार हम प्राकृतिक नियम श्रम की अवहेलना कर रहे हैं। श्रम न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है वरन मस्तिष्क को भी प्रेरित करता है।
गांधी जी ने श्रम के महत्व को प्रतिपादित करते हुए रोटी का श्रम सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के परिश्रम द्वारा ईमानदारी से अपनी जीविका का उपार्जन करना चाहिए। रोटी के लिए प्रत्येक मनुष्य को मजदूरी करनी चाहिए। उनका विश्वास था कि इस सिद्धांत से समानता स्थापित होगी, धनी व निर्धन के मध्य अंतराल कम हो जाएगा, वर्ग भेद दूर हो जाएगा, भुखमरी शेष नहीं रहेगी। गांधी जी के अनुसार श्रम पूंजी से कहीं श्रेष्ठ है। मैं श्रम और पूंजी का विवाह कर देना चाहता हूँ। वे दोनों मिलकर आश्चर्यजनक काम कर सकते हैं, ऐसा गांधी जी का मानना था। गांधी जी के अनुसार पूंजी को श्रम का सेवक होना चाहिए, न कि स्वामी। मजदूरों को अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उनका पालन करने से अधिकार अपने आप मिले जाते हैं। श्रम संघ। गांधी जी के अनुसार श्रमिक जो पैदा करता है उसका वही मालिक है। अगर मेहनत या श्रम करने वाले बुद्धि पूर्वक एक हो जाएं, तो उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस प्रकार श्रम संघ एक बहुत बड़ी शक्ति है। गांधी जी के अनुसार श्रम संघों को अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। उन्होंने श्रम संघों के निम्न कार्य बताए हैं। पहला, अपने सदस्यों के अधिकारों व हितों की रक्षा करना। दूसरा, सदस्यों को जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना। तीसरा, औद्योगिक विवादों को आपसी वार्ता, समझौतों व पंच फैसले के आधार पर निपटाना। यदि मालिक पंच फैसले का क्रियान्वयन नहीं करते तो मजदूर को हड़ताल के लिए तैयार करना। मजदूरों का समग्र विकास, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व शैक्षिक विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित करना। यह तय करना होगा कि उद्योग समुदाय को आवश्यकताओं को संतुष्टि करते हुए संचालित हो रहे हैं। श्रम के नैतिक व बुद्धिमत्तापूर्ण अधिकारों में वृद्धि करना तथा श्रम को उत्पादन के साधनों के स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित करना, न कि एक दास के रूप में। श्रमिकों को मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त पूरक व्यवसाय में प्रशिक्षित करना, ताकि हड़ताल, तालाबंदी व नौकरी से निकाले जाने की स्थिति में भूखा न मरा जा सके। गांधी जी ने श्रम संघ के उपयुक्त कार्यों के आधार पर एक आदर्श श्रम संघ की कल्पना की। गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित श्रम संघ का उदाहरण अहमदाबाद श्रम संघ थी। गांधी जी के श्रम शब्दों में अहमदाबाद श्रम संघ समस्त भारत में अपनाने के लिए एक आदर्श है। इसका आधार अहिंसा, सत्यता व सादगी है। श्रम कल्याण। गांधी जी के अनुसार श्रम उत्पादन का साधन और साध्य दोनों है। श्रम के अंतर्गत मानवीय मूल्य भी शामिल हैं। जब भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तथा अन्य समस्याएं होती हैं, श्रमिकों की हड़ताल न्यायोचित होती है। गांधी जी ने सफल हड़ताल के लिए निम्न शर्तें बताईं। हड़ताल का कारण न्यायोचित होना चाहिए। सभी हड़तालियों के मध्य व्यवहारिक एकता होनी चाहिए। हड़ताल न करने वालों के विरुद्ध किसी प्रकार की हिंसा काम में नहीं ली जाए। हड़ताली हड़ताल का भार स्वयं वहन करें। इसके लिए वे अन्यत्र अस्थायी व्यवसाय में संलग्न हो सकते हैं। जब हड़ताल करने वालों के स्थान पर प्रतिस्थापन हेतु पर्याप्त मात्रा में अन्य श्रमिक हों तो हड़ताल का कोई मतलब नहीं रह जाता। यदि इस अन्याय से मुक्ति पानी है तो एकमात्र उपाय त्याग पत्र शेष रह जाता है। यदि उपयुक्त दशाओं के पूरा हुए बिना भी कोई हड़ताल सफल हो जाती है तो इसका स्पष्ट मतलब है मालिक कमजोर है।
इस प्रकार हमने इस वीडियो में गांधी जी के आर्थिक विचारों का अध्ययन किया। गांधी जी के आर्थिक विचारों के आधार पर आप यह पाएंगे कि गांधी जी ने मानव श्रम की प्रमुखता की वकालत की है और नैतिकता के विस्तार पर बल दिया है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रति अपना असंतोष जताया है।